गणेश स्टूडियो प्रेजेंट्स। नमस्कार। चलिए आज एक कहानी सुनते हैं। एक ऐसे मॉडर्न परिवार की जो बाहर से तो एकदम परफेक्ट दिखता था, लेकिन अंदर ही अंदर धीरे धीरे बिखर रहा था। ये कहानी है बुजुर्गों के उस ज्ञान की जिसे हम अक्सर जानते हुए भी नजरअंदाज कर देते हैं, और कैसे वही ज्ञान आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में एक सुकून, एक बैलेंस ला सकता है। कहानी की शुरुआत होती है इसी खूबसूरत ख्याल से। संयुक्त परिवार का प्यार और अपनापन एक दूसरे की थकान में सहारा होता है। सुनने में तो ये बात बहुत अच्छी लगती है ना? लेकिन असल जिंदगी में जब थकान हद से ज्यादा बढ़ जाती है तो क्या ये प्यार और अपनापन बच पाता है? आइए शर्मा परिवार की कहानी में इसका जवाब ढूंढते हैं। जैसा मैंने कहा, बाहर से देखने पर शर्मा परिवार एक आइडियल, खुशहाल परिवार लगता था। घर में किसी चीज की कोई कमी नहीं थी, लेकिन दरवाजों के पीछे समय की कमी और घटता हुआ सब्र रिश्तों में धीरे धीरे दरारें पैदा कर रहा था। तो कौन कौन है इस परिवार में? चलिए मिलते हैं। सबसे पहले विक्रम, एक आईटी प्रोफेशनल जो सुबह 8 से रात 10 बजे तक काम में डूबे रहते हैं। उनकी पत्नी है रानी, जो घर और बच्चों की पूरी जिम्मेदारी संभालती हैं। उनके 2 प्यारे बच्चे हैं, 8 साल का अर्जुन और 5 साल की मिन्नी। और घर के 2 सबसे अहम सदस्य, दादाजी हरियाजी और दादी कमला देवी। और यहीं से घर की सबसे बड़ी मुश्किल शुरू होती है। देखिए, माता पिता दोनों ही अपनी अपनी दुनिया में बुरी तरह से थके हुए थे। विक्रम ऑफिस के प्रेशर से मेंटली ओवरलोडेड थे, तो रानी घर के कभी ना खत्म होने वाले कामों से फिजिकली और मेंटली ड्रेन्ड। नतीजा, दोनों का सब्र, जो पेशेंस होता है, वो लगभग खत्म हो चुका था, और इसका सीधा असर पड़ रहा था बच्चों पर। अब सोचिए, विक्रम जब काम से घर लौटते थे तो उनका सारा स्ट्रेस, सारा तनाव गुस्से की शक्ल में बाहर आता था। घर जरा सा भी बिखरा दिखे या बच्चे थोड़ा भी शोर करें तो उनका चिड़चिड़ापन सीधे बच्चों पर बरस पड़ता था। ये घर इतना फैला क्यों रखा है, या तुम लोग बिगड़ते जा रहे हो, ये बातें अब आम हो चुकी थीं। और दूसरी तरफ थी रानी। वो भी दिन भर की थकान के बाद टूट चुकी होती थीं। पेशेंस खोकर वो बच्चों को बहलाने का सबसे आसान रास्ता अपनाती, मोबाइल या टीवी। रोती हुई मिन्नी को चुप कराने के लिए वो कहती, चुप हो जाओ, मेरा सर फटा जा रहा है। मतलब बच्चों को जहां साथ और संस्कार चाहिए थे, वहां उन्हें मिल रहा था मोबाइल और डांट। और इसका असर वो सीधा बच्चों के बर्ताव पर दिखने लगा। अर्जुन स्कूल में दोस्तों से लड़ने झगड़ने लगा, टीचर को पलटकर जवाब देने लगा। छोटी सी मिन्नी जिद्दी हो गई, अपनी बात मनवाने के लिए चीजें फेंकने लगी, और देखते ही देखते स्कूल से शिकायतें भी आने लगीं। घर का तनाव अब 4 दीवारी से बाहर निकल रहा था। लेकिन घर में 2 लोग थे जो ये सब चुपचाप देख रहे थे, दादा दादी। वो देख रहे थे कि उनका परिवार कैसे बिखर रहा है, और वो अब और नहीं देख सके। उन्होंने फैसला किया कि अब उन्हें ही कुछ करना होगा। और बस यहीं से कहानी में एक नया मोड़ आता है। एक रात दादी ने दादाजी से कहा, हमारे होते हुए बच्चे अच्छे संस्कारों से दूर जा रहे हैं, अब हमें ही आगे आना होगा। ये सिर्फ एक बात नहीं थी, ये एक जिम्मेदारी का एहसास था, एक संकल्प था। उन्होंने ना सिर्फ प्रॉब्लम को समझा, बल्कि उसे सुलझाने का भी बीड़ा उठाया। तो सवाल यह है कि उन्होंने किया क्या? कोई लंबा चौड़ा लेक्चर नहीं दिया, बल्कि रोजमर्रा की जिंदगी में छोटे छोटे मगर बहुत असरदार बदलाव करने शुरू किए। और इन्हीं छोटे छोटे कदमों ने धीरे धीरे पूरे घर का नक्शा ही बदल दिया। सबसे पहला बदलाव आया सुबह की शुरुआत में। अब बच्चों को डांट कर नहीं, बल्कि प्यार से जगाया जाता था। दादाजी अर्जुन को दिया पकड़ने की जिम्मेदारी देते और मिन्नी से फूल चढ़वाते, और दादी की आरती की वो मीठी आवाज घर में एक शांत, एक पॉजिटिव माहौल बना देती थी। इस छोटे से नियम ने बच्चों में अनुशासन और आध्यात्मिकता दोनों के बीज बो दिए। दूसरा बड़ा बदलाव वो था कहानियों का इस्तेमाल। दिन के समय जब विक्रम और रानी अपने अपने कामों में बिजी होते, तब दादा दादी बच्चों को नैतिक कहानियां सुनाते। ये सिर्फ टाइम पास नहीं था, ये कैरेक्टर बिल्डिंग का एक बहुत पावरफुल तरीका था। और उनका तरीका भी बड़ा कमाल का था। वो सिर्फ कहानी सुनाकर खत्म नहीं करते थे, बल्कि बीच बीच में बच्चों से पूछते, अच्छा बताओ, अगर तुम उसकी जगह होते तो क्या करते? इस एक सवाल से बच्चे कहानी से जुड़ जाते थे और हिम्मत, संयम, दया जैसे मूल्यों को खुद से महसूस करके सीखते। तो इन छोटे छोटे लगातार किए गए प्रयासों का नतीजा क्या निकला? नतीजा ये हुआ कि घर का पूरा माहौल ही बदल गया। दादा दादी के उस शांत गाइडेंस ने पूरे परिवार में एक पॉजिटिव असर डालना शुरू कर दिया था। ये बदलाव सबसे साफ तब दिखता था जब विक्रम घर लौटते थे। पहले जहां वो चिड़चिड़ाते हुए, शिकायतें करते हुए घर में घुसते थे,
अब दरवाजे पर ही दादाजी उनका स्वागत एक मजाक से करते थे, कुछ ऐसा, आ गए महाराज, कहो आज का युद्ध कैसा रहा। इस एक छोटे से मजाक से विक्रम का आधा तनाव तो दरवाजे पर ही खत्म हो जाता था। मतलब दादा दादी एक तरह से घर के लिए इमोशनल शॉक एब्जॉर्बर बन गए थे। वो विक्रम और रानी के तनाव को बच्चों तक पहुंचने से पहले ही सोख लेते थे। दादाजी विक्रम की ऑफिस की दिन भर की बातें सुनते तो दादी रसोई में रानी का हाथ बटाकर उन्हें एक माँ जैसा सहारा देती। और इस बदलाव पर सबसे बड़ी मुहर तब लगी जब स्कूल की पेरेंट टीचर मीटिंग हुई। टीचर ने खुद विक्रम और रानी से कहा, पहले आपका बच्चा बहुत गुस्सैल था, अब बहुत शांत और बैलेंस्ड रहता है। क्या घर के माहौल में कोई बदलाव आया है? ये एक बाहरी कन्फर्मेशन था कि परिवार सही रास्ते पर लौट आया है। ये कहानी हमें एक बहुत ज़रूरी सबक तो सिखाती है, लेकिन साथ ही एक बहुत ज़रूरी चेतावनी भी देती है, क्योंकि संतुलन बनाने की इस पूरी प्रोसेस में एक और पहलू है जिसे हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते। एक दिन हुआ ये कि लगातार काम करके थकी हुई कमला देवी खुद अर्जुन पर चिल्ला पड़े और उन्हें फौरन एहसास हो गया कि ये वो नहीं बल्कि उनकी थकान बोल रही थी। उन्होंने समझा कि घर में शांति का सोर्स बने रहने के लिए उन्हें खुद भी आराम की, खुद भी रेस्ट की उतनी ही जरूरत है। और उस रात हड़िया जी ने जो बात कही वो शायद इस पूरी कहानी का सार है। उन्होंने कहा, देखो, अगर तुम भी थक जाओगी तो इस घर को संतुलित कौन रखेगा? हमें उनका ख्याल रखने के लिए पहले अपना ख्याल रखना होगा। तो चलिए फटाफट देख लेते हैं कि इस कहानी से हम क्या क्या सीख सकते हैं। पहली बात, काम करने वाले माता पिता अच्छी नीयत के बावजूद अक्सर बच्चों को वो समय और संस्कार नहीं दे पाते जिसकी उन्हें जरूरत है। दूसरी, बुजुर्ग अपने समय और अनुभव से इस कमी को खूबसूरती से भर सकते हैं। तीसरी, वो युवा पीढ़ी के तनाव को सोखने वाले एक इमोशनल बफर की तरह काम करते हैं। लेकिन सबसे जरूरी बात, ये पूरी व्यवस्था तभी काम कर सकती है जब बुजुर्गों के अपने शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य का भी पूरा ध्यान रखा जाए। और आखिर में ये कहानी हम सब के लिए एक सवाल छोड़ जाती है। जरा सोचिए, हमारे अपने परिवारों में ये संतुलन बनाने का काम कौन कर रहा है? और जो भी जिम्मेदारी निभा रहा है, क्या हम उन्हें वो सहारा दे पा रहे हैं जिसके वो वाकई हकदार हैं?